हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बैंक में आए हुए हैं और आगे आ सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसका आंसर भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आंसर में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे। इसलिए आप नोटबुक लेकर बैठेंगे, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊँगी उसको आप नोट करते जाएंगे। ओके, और मेरे सारे आंसर को आप ध्यान से सुनेंगे। एक बात और कि अभी IBPS का वैकेंसी निकला हुआ है, तो जो बच्चे बैंक में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ वो फॉर्म फिलअप कर दें और अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका इस साल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और मैं डेली आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, जिसमें जीके रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी परेशानी ना हो। और यदि रेलवे का कोई बच्चे रेलवे का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं तो मैं उनके लिए भी जीके अपलोड करते जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 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 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? ये सभी को पता होगा, IDBI बैंक सरकारी नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या लिखेंगे? 1964 में। ठीक है, IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आ सकता है, भारतीय जीवन बीमा ने IDBI में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी थी? भारतीय जीवन बीमा ने IDBI बैंक में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी थी? तो कितने % की हिस्सेदारी खरीदी थी? 51% की। ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन निकल कर आए, ये सारे आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित मीन्स क्या होता है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है मीन्स ये आपका बैंक दिया हुआ है, ये आपका स्थापना दिया हुआ है। आपको इन दोनों में देखना है कि वाकई में ये बैंक जो दिया हुआ है उसकी स्थापना इस सन में हुई थी या नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। PNB बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। तो ये बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है बोल रहा, लेकिन ये तो मिल रहा है। PNB बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। ओके, SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यूको बैंक की स्थापना 1985 में हुई थी, ये गलत है। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में, 1943 में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1943 में। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका हो ही गया, क्योंकि ये यूको बैंक की स्थापना 1985 में हुई थी, ये गलत है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्या लिखेंगे आप? 1943 में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, यूको बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो कहाँ हुई थी यूको बैंक की स्थापना? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ हुई थी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में यूको बैंक की स्थापना हुई थी। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, भारत सरकार की कितने % की हिस्सेदारी है यूको बैंक में? यूको बैंक में भारत सरकार का कितने % का हिस्सेदारी है? तो आप क्या लिख सकते हैं? 93.29% की हिस्सेदारी है भारत सरकार की। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन आपका निकल आया इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है एग्जाम में भी, क्योंकि कहीं लिखा हुआ होता है नहीं है, आप उसको है करके आ जाते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहला क्या लिखा है, अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा से विलय कर दिया गया था। मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा से विजया बैंक और देना बैंक को मिलाया गया था, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक को मिलाया गया था, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, विजया बैंक को किस बैंक में मिलाया गया था? तो आप लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। या पूछ सकता देना बैंक को किस बैंक में मिलाया गया था, किस बैंक में उसको एक साथ किया गया था? तो आप इसको लिख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में है, ये सही है। क्या पूछा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयाग में है लिखा हुआ है, जबकि इलाहाबाद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, इलाहाबाद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ओके,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को मिलाने की घोषणा की थी। ठीक है, कब घोषणा की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने? 30 अगस्त 2019 में मिलाने की घोषणा की थी इंडियन बैंक के साथ। किसको? इलाहाबाद बैंक को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्या है आपका? निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक है? निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक है? तो आपका आ जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 2021 में इसको घोषित किया गया है सरकारी बैंक। ठीक है, क्या आ जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। अब इससे क्वेश्चन निकल के आएगा। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्या लिखेंगे? 12 अप्रैल। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1894 में हुई थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1894 में। ठीक है, जो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने मिलकर किया था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? आपको याद है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। मैं आपको यहाँ बता चुकी थी कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विजया बैंक या देना बैंक या किसी भी बैंक का किसी भी बैंक के बारे में पूछ सकता है कि किस बैंक में इसका विलय हुआ, किस बैंक में इसको मिलाया गया। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? मतलब देना बैंक को किस बैंक के साथ मिलाया गया। यदि आप आंसर ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप इजली दे सकते हैं। किस में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देना बैंक से रिलेटेड देखिए, देना बैंक क्या है? यह एक क्या है? भारतीय सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, देना बैंक क्या था? अभी तो विलय हो गया, मिला दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन देना बैंक क्या था? भारतीय सार्वजनिक बैंक था। ठीक है, ओके। इसकी स्थापना, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि देना बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो क्या लिखेंगे आप? 26 मई 1938 में देना बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका देना बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देना बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1969 में, 1969 में देना बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथा क्वेश्चन इस टाइप का निकल कर आ सकता है, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा से कब मिलाया गया? ठीक है, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा से कब मिलाया गया? तो कब मिलाया गया? 1 अप्रैल 2019 को मिलाया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलाया गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को भी मैं बोलते जा रही हूँ आपको, उसको नोट करते जाइएगा आंसर में जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो देखिए कौन सा है आपका सबसे बड़ा निजी बैंक? HDFC बैंक। ओके, सबसे बड़ा बैंक कौन सा आय के मामले में? HDFC बैंक। ये आपका हो गया आंसर। इसकी कुल आय कितनी है? HDFC बैंक की कुल आय कितनी है? तो ये क्या है? $11 बिलियन। ठीक है, क्या है? $11 बिलियन। अब देखिए दूसरे नंबर पे ICICI बैंक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? ये है ICICI बैंक दूसरे नंबर पर है। ICICI बैंक क्या है? दूसरे नंबर पर है। जिनका आय क्या है? US डॉलर 10 बिलियन। US डॉलर क्या है? 10 बिलियन।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? ये सभी को पता होगा, एसबीआई बैंक। ठीक है, कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई बैंक है। इसकी कुल संपत्ति कितनी है? लगभग 52,050 अरब रुपये हैं। कितने हैं इनकी कुल संपत्ति? लगभग 52,050 अरब रुपीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार की एसबीआई में कितने परसेंट की हिस्सेदारी है? भारत सरकार का एसबीआई में कितने परसेंट की हिस्सेदारी है? तो आप क्या लिखेंगे? 61% की हिस्सेदारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या लिखा हुआ? निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्वेश्चन अपोजिट भी आपको पूछ सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? वन फैमिली वन बैंक। इसलिए आपको क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का अपोजिट भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपका, निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो आपका आंसर क्या हुआ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक की टैगलाइन क्या है? तो क्या लिखेंगे? वन फैमिली वन बैंक है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपका क्वेश्चन भी निकल कर आ सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अब ये है, क्या ये सरकारी बैंक में इसको दे सकता है? क्या ये सरकारी बैंक है? तो लिख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सरकारी बैंक है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन इसमें निकल कर आ सकता है, भारत सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितने का हिस्सेदार है? ठीक है, भारत सरकार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कितने की हिस्सेदारी मिलती है? तो कितने की हिस्सेदारी मिलती है? 87.01%। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से भारत सरकार को कितने की हिस्सेदारी मिलती है? 87.01%। ठीक है, कितने की मिलती है? 87.01%। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? आप तो जानते हैं सारे नोट पर हस्ताक्षर किसकी होती है? कौन करते हैं नोट पर हस्ताक्षर? आरबीआई के गवर्नर। लेकिन 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? वित्त सचिव की। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको है? वित्त सचिव को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीआर में आर का क्या अर्थ है? एपीआर में आर का क्या अर्थ है? तो आर का क्या अर्थ है एपीआर में? रेट। ओके, अब देखिए इससे आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एपीआर में पी का क्या अर्थ है? एपीआर में ए का क्या अर्थ है? या आपको एपीआर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एपीआर में आर का क्या अर्थ है? रेट। अब एपीआर में पी का क्या अर्थ होगा? परसेंटेज। PERCENTAGE, परसेंटेज। ठीक है, एपीआर में ए का क्या अर्थ है? तो आप क्या लिख सकते हैं? एनुअल। ANNUAL, एनुअल। ठीक है, तो यहाँ हो गया ना, ए का अर्थ एनुअल और पी का अर्थ परसेंटेज। अब आपको बोलेगा एपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एनुअल परसेंटेज, एनुअल परसेंटेज क्या है? रेट। ठीक है, यह है एपीआर का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी को पता होगा क्या है?
मोबाइल एटीएम उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था? ये सभी को पता होगा। मोबाइल एटीएम उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था? आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा था? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया या आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।